नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए हैं गुप्तोत्तर काल तक। तो शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे शासकीय समुदाय अस्तित्व में आए, जिनमें मौखरी, मैत्रक और पुष्यभूति वंश प्रमुख थे। पुष्यभूति वंश से शुरुआत करते हैं, जिसका समय था 606 से 647 ईस्वी तक, यानी हर्षवर्धन का समय। थानेश्वर पुष्यभूति वंश के अधीन था, जबकि कन्नौज पर मौखरी वंश का शासन था। थानेश्वर के पुष्यभूति शासक हर्ष ने अपने संबंधी ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद कन्नौज से शासन प्रारंभ किया। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। नालंदा, मधुबन और बांसखेड़ा, इन अभिलेख से भी हर्षवर्धन के जीवन और शासन का पता चलता है। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत की यात्रा पर आया था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख 633 से 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख भी मिलता है। हर्षवर्धन ने विशाल सेना तैयार की थी, जिसमें 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार थे। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में चीनी शासक के दरबार में एक राजदूत भेजा था। हर्षवर्धन के समय राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जिसे भाग कहा जाता था, और यह पैदावार का 1/6 भाग होता था। हर्ष ने प्रयाग यानी इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्षों पर एक धार्मिक आयोजन, जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था, करने की व्यवस्था की थी। उसके शासनकाल में 6 बार ऐसा उत्सव हुआ भी था। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नामक नाटकों की रचना भी की थी। हर्षचरित तथा कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था शीलभद्र। इसके समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुमारजीव, परमार्थ, शुमाक, धर्मदेव ये चीन गए थे। शांत रक्षित, पद्मसंभव, कमलशील, स्थिरमति और बुद्ध कीर्ति इस समय तिब्बत जाने वाले बौद्ध धर्म प्रचारक थे। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया है। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता असोम के शासक भास्कर वर्मन ने की थी। हर्ष का समकालीन था गौड़ नरेश शशांक, जिसने हर्ष के भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी। वह शैव था। वेनसांग के अनुसार उसने बोध गया के बिहार और बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मा का शासन हो जाता है। यशोवर्मा ने वाकपति नाम के प्रसिद्ध कवि को शरण दी थी या संरक्षण दिया था। वाकपति की गौड़वाहो रचना में यशोवर्मा की विजयों का वर्णन है, और यह प्राकृत भाषा की रचना है। यशोवर्मा ने 731 ईस्वी में बुद्धसेन को चीन के शासक के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा था। कश्मीर के राजवंश, कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन करती है। दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में कारकोट वंश की स्थापना की थी, और 713 ईस्वी में कश्मीर का शासक चंद्रपीड़ था, जिसने अरबों के आक्रमण का सामना भी किया था। ललितादित्य मुक्तापीड़ लगभग 724 से 760 ईस्वी का समय कारकोट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और उसने काम्बोजों और तुर्कों को पराजित भी किया था। राजतरंगिणी में ललितादित्य मुक्तापीड़ की विजयों का वर्णन है। उसने मार्तंड का सूर्य मंदिर भी निर्मित करवाया था। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश, लोहार वंश, इन्होंने कश्मीर पर शासन किया। उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन, जबकि लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। अवंती वर्मन ने अवंती नगर बसाया, और उसके अधिकारी सुय्य ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा ने राज्य में शांति स्थापित की, और राज्य में शांति स्थापित करने के साथ ही वह एक दुराचारिणी महिला भी थी। 1003 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद संग्रामराज शासक बना, जिसने लोहार वंश की नींव डाली। इसी वंश की नींव
हर्ष राजा हुआ, जिसका आश्रित था कवि कलहण और जिसकी राजतरंगिणी का विवरण इस वंश के अंतिम शासक जयसिंह के साथ समाप्त हो जाता है। 1339 में शाहमीर ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना की। इसी के साथ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल के वंश के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।